चलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है अभी? जी जी, अब सही आ रही है सर आवाज आपकी। अच्छा, तो मुझे बताओ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का कहाँ होता है? कौन से फ्लोर पे होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का? इमरजेंसी डिपार्टमेंट सर ग्राउंड फ्लोर को। ग्राउंड फ्लोर पे होगा। वेरी गुड। तो ये ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शन के साथ में होता है या रिसेप्शन से थोड़ा दूर होता है, अलग होता है? रिसेप्शन की एंट्री अलग और इसकी एंट्री अलग? बराबर में। सॉरी, चलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है तो रिसेप्शन मैं खुद सिर्फ से। दो गेट होती है, एक पीछे से बैक। अच्छा हेलो। अच्छा। तो हाँ, तो दो अलग अलग गेट होते हैं, अलग अलग एंट्रीज होती हैं इनकी। क्यों? क्योंकि अलग अलग एंट्री से अलग अलग लोग आते हैं। ठीक है। अब जी जिसको जी। इमरजेंसी है, तो अननेसेसरी इमरजेंसी इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट डिले ना हो, तो क्राउड आराम से वहां पे मैनेज हो जाए। इसीलिए इमरजेंसी एक अलग से जी जी। डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जो कि इंटीग्रल पार्ट हर हॉस्पिटल का होता है। ठीक है। और बेसिकली यस सर। ये एक तरह से फ्रंट डोर होता है। फ्रंट डोर होता है हॉस्पिटल का, जहां से कि पेशेंट एडमिट होते हैं। ठीक है। तो इमरजेंसी की डेफिनेशन एंड ऑल आप ये खुद से देख सकते हैं। इमरजेंसी की डेफिनेशन में आपको पीपीटी मतलब कि ये क्या है क्या नहीं है। इमरजेंसी has been defined as a condition determined clinically or considered by the patient or his her or relatives as requiring urgent medical services, failing which it could result in the loss of life or limb. WHO ने definition दिया था। Medical emergency is a situation when patient requires urgent or high quality medical care to prevent loss of life or limb or to initiate action for the restoration of normal life. ठीक है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक इमरजेंसी जो है पब्लिक परसेप्शन बनाता है, ओपिनियन बनाता है एक हॉस्पिटल के बारे में, कि अगर वहां की इमरजेंसी सर्विस अच्छी है तो पूरा हॉस्पिटल की सर्विसेज अच्छी होंगी। क्योंकि कोई भी पेशेंट जो है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में मतलब आता है अगर, तो वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही जाता है। ठीक है। और यही डिसाइड करता है कि हॉस्पिटल में कितने एडमिशन्स होने हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डिसाइड करता है। So effective functional operation in the department are important variable for staff, patient and visitors. सबकी satisfaction के लिए हमारा emergency department बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोविजंस ऑफ इमीडिएट, अब सारा इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सारे के सारे वहां पे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, टेक्निक और क्या बोलते हैं एम्बुलेंस एम्बुलेंस का प्रोविजन हो, एम्बुलेंस की सारी नेसेसरी ड्रग्स हों, सारे इक्विपमेंट फंक्शनिंग हो। क्योंकि एकदम से कोई भी आ सकता है पेशेंट जिसको भी रिक्वायरमेंट हो इमरजेंसी की। फाइन। और सबके सबको बीएलएस आना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल इल स्टेट में आएंगे तो बीएलएस एसीएलएस सबको आना चाहिए। फाइन। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर कि ये 24/7 चलता रहता है। और डॉक्टर्स जो है, और इसके साथ में अगर हम बात खुद से सोचें, तो कैजुअलिटी के पास में, बिल्कुल पास में लैब होनी चाहिए, बिल्कुल पास में एक्सरे होना चाहिए। और एक्सरे तो सेम ही फ्लोर पे होना चाहिए, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ताकि क्या पेशेंट को इमीडिएटली अगर रिक्वायरमेंट हो तो फटाफट से पास से ही उसे शिफ्ट करके उसका सीटी एमआरआई कर लेता है। लैब अगर थोड़ा दूर भी होगा तो चलेगा, बट क्या है कि जितना मतलब हमने जो सैंपल कलेक्ट किया है पेशेंट का, वो इमीडिएटली भिजवाया जा सके और इमीडिएटली उससे काम लिया जा सके। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां से कि सबसे ज्यादा मेडिको लीगल केसेस आते हैं। जैसे कोई किसी का पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो एक मेडिको लीगल केस है, तो उसमें केस कैसे बनेगा, कि पुलिस को कैसे बुलाना है। पुलिस का रेगुलरली आना जाना रहता है कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में। किसी ने पॉइजनिंग कर ली, किसी को चोट मार दी, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो इमीडिएटली उस पेशेंट को वहां पे पेशेंट को वहीं ट्रीट किया जाता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। और फर्दर लाइजनिंग जो है कोर्ट्स की और पुलिस की, वो यहीं से की जाती है। ठीक है। प्रोविजन होना चाहिए एम्बुलेंस सर्विस के लिए। और ये इट शुड एक्ट एज अ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंटर, स्पेशली डिजास्टर। जैसे डिजास्टर होगा, कोई भी डिजास्टर होगा, तो डिजास्टर के बाद में हॉस्पिटल में कहाँ पे पेशेंट्स आएंगे? सबके सब कैजुअलिटी में ही आएंगे। जब कैजुअलिटी में पेशेंट्स आएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए उनके अंदर।
तो देयर इज अ टैगिंग सिस्टम। जैसे कि अगर कोई पेशेंट को हमने ग्रीन टैग दिया है तो इसका मतलब पेशेंट स्टेबल है और उसे आधा घंटे के अंदर मतलब आधा घंटे के बाद भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को हमने येलो टैग दिया है तो येलो टैग दिया है तो मतलब 15 से 30 मिनट के अंदर उस पेशेंट को देखना ही है। पेशेंट वैसे तो नॉर्मल है लेकिन हमें 15-20 मिनट के अंदर ही उसका चेकअप करना है, ठीक है। तीसरा हो गया रेड टैग, विद इन 15 मिनट डॉक्टर का असेसमेंट पूरा चाहिए ही चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज द पेशेंट माइट डाई। और कोड सॉरी मतलब ब्लैक टैगिंग होती है। ब्लैक टैग मतलब क्या होता है, जो पेशेंट जो है जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। देखो अलग अलग टाइप्स के एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे टाइप 1 हो गया, लार्ज हॉस्पिटल विद ऑल स्पेशलिटीज, स्पेशलिस्ट अवेलेबल राउंड द क्लॉक। टाइप 2, emergency room physician available round the clock where specialists on call. Type 3, standby emergency facilities with physicians and nurses on call. Type 4, referral emergency service where only nurse is available, first aid and refer. Planning. So where should be located? It should be located on the ground floor. It should have a direct access from the main road, separate approach other than the OPD with a spacious parking area, right? And should have a designated parking space for the ambulance, which should be demarcated, located adjacent to OPD, उसके पास में होना चाहिए, well lighted and boldly sign posted for both day and night, and both in English and Hindi, कि इंग्लिश हिंदी में लिखा होना चाहिए आपातकालीन या कैजुअलिटी या इमरजेंसी, राइट। अच्छे से उसकी लाइटनिंग होनी चाहिए, दूर से दिख जाए इमरजेंसी कहाँ पर है, इतनी अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए उसके। और अगर मतलब अगर मेजर ट्रॉमा सेंटर है तो हेलीपैड होता है तो मतलब एक अच्छी चीज है, बट यूजुअली ऐसे यूजुअल हॉस्पिटल्स में होती नहीं है। यस, इसका इंटर रिलेशनशिप क्या है? मतलब डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए किस किस की, ओटी की और इमरजेंसी की, क्योंकि इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ सकती है, जैसे ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ सकती है, जैसे और कोई इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ सकती है, री एक्सप्लोरेशन करना पड़ सकता है। और इमरजेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप आईसीयू के साथ भी है कि आईसीयू से डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, कि पेशेंट को डायरेक्टली अगर किसी को मेडिकल आईसीयू सर्जिकल आईसीयू की जरूरत है तो इमीडिएटली वहां पे शिफ्ट किया जा सके। ब्लड बैंक के पास होना चाहिए, अगर पेशेंट को इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो ब्लड बैंक करना चाहिए। लेबोरेटरी पास में होनी चाहिए। ओपीडी हमने बात कर लिया। मॉर्चरी थोड़ा दूर भी है तो चलेगा, इतना कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा दूर भी अगर चलेगा। सम अथॉरिटीज रेकमेंड अ क्लोज रिलेशनशिप विद सीसीयू। सीसीयू मतलब बेसिकली इज अ काइंड ऑफ आईसीयू ओनली, जहाँ पे सिर्फ कार्डियक पेशेंट्स को रखा जाता है। Many sub-departments like OT, diagnostics, etc. may be required in the department itself. अब ये क्या है, एक जो है हमारा वर्क एंड ट्रैफिक फ्लो है। फ्लो ऑफ पेशेंट कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे होता है। जैसे नॉन एम्बुलेटरी को पेशेंट है, कम्युनिटी से आया है तो या तो रिसेप्शन पे जाएगा या फिर एग्जामिनेशन डायग्नोसिस होगा, और उसमें पता चलता है तो या तो फर्दर ट्रीटमेंट होगा उसका, या उसको ओपीडी ओपीडी में रेफर कर दिया जाएगा किसी और हॉस्पिटल की, या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट है, एम्बुलेटरी पेशेंट है तो उसको रिससिटेशन किया जाएगा या रिसेप्शन वेटिंग में जाएगा, या फिर फर्दर ट्रीटमेंट करके या फिर दूसरे हॉस्पिटल में उसको डिस्चार्ज करके या रेफर कर। एंट्रेंस, सेपरेट एंट्रेंस होनी चाहिए, सेपरेट एंट्रेंस फॉर एम्बुलेंट एंड स्ट्रेचर बाउंड पेशेंट कमिंग बाय एम्बुलेंस, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल अलग से एंट्रेंस होनी चाहिए। वेल मार्क्ड होना चाहिए, दूर से दिख जाए, दूर से रात में उसकी लाइट जली होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में, मतलब हिंदी इंग्लिश तो नहीं, मतलब इंग्लिश एंड कम्युनिटी लैंग्वेज में दूर से दिख जाए ऐसी लाइट होनी चाहिए। एक स्पेशियस लॉबी होनी चाहिए। पोर्च होना चाहिए आउटसाइड टू प्रोटेक्ट द अनलोडिंग ऑफ द पेशेंट, ताकि क्या है कि अगर बारिश वारिश पड़ रही है तो एक पोर्च सा होना चाहिए ताकि वहां पर पेशेंट को आसानी से उतारा जा सके। approach to lobby should be in the form of ramp, रैंप से लॉबी का कनेक्शन होना चाहिए।
और अप्रोच एंड एक्सेस शुड बी अप्रोप्रिएट टू यूसेज बाय डिसेबल, ताकि क्या है डिसेबल लोग भी चल सके, मतलब सीढ़ियां ही नहीं होना चाहिए, रैंप भी होना चाहिए, ताकि क्या है उसको डिसेबल लोग भी आसानी से एक्सेस कर सके। तो एंट्रेंस should be open into a large open space with reception desk in front, ट्रॉली, स्ट्रेचर एंड व्हील एयर सबके सब होने चाहिए वहां पर। इट शुड एडजेसेंट टू ट्राइज एरिया, ट्राइज एरिया मतलब क्या होता है, जहां पे की ट्राइजिंग की जाती है, जो मैंने बताया था ना कि विद इन ग्रीन, मतलब 4 तरह के टैग्स बताए थे, ग्रीन टैग मतलब 30 मिनट के बाद में भी देख सकते हैं, और 15 से 30 मिनट येलो टैग, रेड टैग विद इन 15 मिनट्स, और ब्लैक टैग मतलब पेशेंट मतलब डेड पेशेंट के लिए कहते हैं, डिसीज को बोलते हैं। ये समझ में नहीं आया सर, ये 15 to 30 मिनट्स। मतलब क्या है, कोई पेशेंट आया और पता चला कि 15 से 30, मतलब उसकी उसकी हालत ठीक है लेकिन इतनी भी ठीक नहीं है, तो उससे मतलब जैसे एक तो होता है कि बिल्कुल इमरजेंसी में बिल्कुल अभी देखना है वरना पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है, वो हो गया रेड टैग। और येलो टैग मतलब अभी ठीक है, 10-15 मिनट आप वेट कर सकते हैं, मतलब 15-20 मिनट, 15 से लेकर 30 मिनट के अंदर कोई ना कोई डॉक्टर उसको देख ले, ठीक है। और ग्रीन टैग मतलब 30 मिनट के बाद भी देख सकता है, कोई बात नहीं, अभी पेशेंट स्टेबल है, ठीक है। और ब्लैक टैग मतलब क्या होगा, डेड डेड डिसीज्ड को बोलते हैं। ट्राइज उस एरिया को बोलते हैं जहां ये ट्राइजिंग की जाती है कि पेशेंट की कितनी इमरजेंसी है, ठीक है। शुड बी क्लोज टू वेटिंग एरिया, वेटिंग एरिया क्लोज है, समझ में आ गया ट्राइज एरिया का मतलब? यस सर, आ गया। ओके। शुड हैव कम्युनिकेशन लिंक, टेलीफोन वगैरह होना चाहिए, एक वर्शिप रूम हो, ग्रीफ रूम हो, फ्लावर, केमिस्ट एंड बुक शॉप, ठीक है। मेडिको सोशल वर्कर, मेडिको सोशल वर्कर कौन से होते हैं, कोई गरीब पेशेंट है अगर उसको नहीं पता है, उसको पैसे का खर्चे का नहीं पता है, तो ये लोग उस पेशेंट की हेल्प करते हैं कि भाई आपके पेशेंट को हम पैसे का इंतजाम कैसे करा सके, या फिर और कोई उन्हें हेल्प चाहिए होती है, घर में कोई है नहीं, घर में कोई है नहीं, अकेला पेशेंट आया है, तो थोड़ा सा वो हेल्प करते हैं इस तरह से। टॉयलेट्स होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए। आ, आ, मतलब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बोलता है कि 1.75 स्क्वायर मीटर पर हॉस्पिटल बेड फॉर रिसेप्शन एरिया, इतना रिसेप्शन एरिया हमारे पास में होना चाहिए। सर ये समझ में नहीं आया, BIS व्हाट? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो अलग अलग चीजों के लिए पूरा अपनी डिटेल बताती है कि भाई कि बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स बताते हैं, ठीक है। आप इनका देखोगे हॉस्पिटल के भी स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं इन्होंने, बहुत बड़ी सी बुक है, मतलब 1000 पेजेस की बुक है, ठीक है। इन्होंने हॉस्पिटल्स के लिए भी बुक बनाई हुई है, ठीक है। ओके, ये ट्रॉली एरिया है, ट्रॉली पे जैसे ट्रॉली लगा लेते हैं साथ में, ट्रॉली इस तरह से देख होती है, रिसेप्शन इस तरह से है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन एरिया जो है, रिसेप्शन इंफॉर्मेशन एरिया इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक सर है। वो 1.75 जो स्क्वायर पर बेड का है, तो मतलब पर हाँ, बेड पे इतना गैप होना चाहिए क्या मतलब? मतलब क्या है, 1.75 स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है, अगर हॉस्पिटल में स्क्वायर मीटर जो है, अगर अगर कैजुअलिटी में 10 बेड्स हैं, ठीक है, तो 17.5, कैजुअलिटी में अगर 10 बेड्स है तो 17.5 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है सिर्फ रिसेप्शन का होना चाहिए, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ओके सर। ठीक है। वेटिंग एरिया में क्या क्या होना चाहिए, पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए, पेशेंट और रिलेटिव्स वहां पे आराम से बैठ सके, कंफर्टेबल काउचेस होने चाहिए, जो और वो ना कि रिसेप्शन और ट्रायल्स के एरिया से ये एरिया इजीली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, शुड बी अप्रोप्रिएटली फर्निश, प्रॉपर्ली फर्निश होना चाहिए, विजुअल डिस्प्ले होने चाहिए हेल्थ एजुकेशन के लिए, कि भाई जैसे ब्लड डोनेशन का, ऑर्गन डोनेशन के वहां पर पेम्फलेट्स वगैरह लगे होने चाहिए, हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहां पे लगी होनी चाहिए, ताकि पेशेंट्स वहां देख सके अटेंडेंट्स वहां देख सके, एंड एजुकेट हो सके। शुड केटर फॉर फैसिलिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, ये तो बात हो ही गई है सारी की सारी, टेलीविजन और चैनल म्यूजिक भी होता है बहुत बार।
एग्जामिनेशन इन द ट्रीटमेंट एरियाज, इसमें क्या ट्राइज एरिया तो मैंने बताया था क्या होता है, नर्स स्टेशन में क्या होता है, बीच में होता है नर्स स्टेशन और चारों तरफ पेशेंट्स होते हैं ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। और उन सब पे एक सेंट्रल कार्डियक मॉनिटर होना चाहिए जो कि नर्सिंग स्टेशन पे होना चाहिए और हर पेशेंट का अलग अलग वहां से देख रहा हो, बीच में नर्सिंग स्टेशन और बाकी चारों तरफ पेशेंट्स। कम्युनिकेशन लिंक टू ट्रायज एंड रिससिटेशन एरियाज, डॉक्टर वर्क के लिए अलग से होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लोकेटेड होना चाहिए फॉर फैसिलिटेटिंग रिस्पॉन्स टू एन इमरजेंसी, इमीडिएटली आके पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। शुड प्रोवाइड द प्राइवेसी, तो कर्टन्स वगैरह होने चाहिए इसके लिए, located such that the doctors and nurses able to view the central cardiac monitoring station, कि भाई दूर से वो देख सके इस चीज को, ठीक है। ये नर्स वर्किंग स्टेशन है, ये डॉक्टर्स वर्क स्टेशन है, ठीक है। अब एक्यूट ट्रीटमेंट एरिया में क्या कहते हैं, यूटिलाइज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट अभी तक तो ठीक थे, एकदम सडनली उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, चाहे कुछ भी हुआ हो, ठीक है, जो बहुत ही सडनली होता है उसको बोलते हैं एक्यूट। जस्ट अ सेकंड प्लीज। सो एक्यूट एक्यूट इलनेस मतलब जो शॉर्ट पीरियड में इलनेस हुई है, ठीक है, पहले नहीं था एकदम सडनली हुआ है, ठीक है। और क्रोनिक मतलब बहुत लंबे टाइम से थोड़ा 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 हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट क्रोनिक इलनेस, ठीक है। तो एक्यूट ट्रीटमेंट एरिया जहाँ पे कि सडनली हमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, अदरवाइज पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा ट्रीटमेंट एरिया बनाया है, शुड बी एबल टू फिट अ स्टैंडर्ड मोबाइल बेड, जहाँ पे कि हम मोबाइल बेड को इधर से लगा सके, जहाँ की स्टोरेज एरिया भी प्रॉपर और यूसेज स्पेस भी, ठीक है। एरिया शुड, एरिया में क्या क्या है, सर्विस पैनल होना चाहिए, एग्जामिनेशन लाइट होनी चाहिए, वॉल माउंटेड स्फिग्नोमेनोमीटर मतलब ब्लड प्रेशर की मशीन जो कि वॉल पे लगी हुई है, वॉल पे टंगी हुई है, इमरजेंसी कॉल बेल होनी चाहिए, 2.4 मीटर का क्लियर फ्लोर स्पेस चाहिए दोनों बेड्स के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे पर्सोनेल्स को खड़ा होना पड़ता है, डॉक्टर नर्सेस को खड़ा होना पड़ता है। ईच ट्रीटमेंट एरिया रिक्वायर्स द स्पेस ऑफ 15 स्क्वायर मीटर, डोर्स एटलीस्ट 1.3 मीटर वाइड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दो दो टेबल्स, दो क्या बोलते हैं, 1.3 मीटर के होने चाहिए, ताकि दो ट्रॉलीज जो हैं, दो ट्रॉलीज पैरेलली अकोमोडेट की जा सके। जैसे दो ट्रॉलीज कैसे, मतलब एक ट्रॉली लेफ्ट में एक ट्रॉली राइट में पेशेंट की। ये देखो ऐसे दिखता है एक्यूट पेशेंट केयर रूम, जिसमें सारे यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह भी लगे हुए हैं, वॉल माउंटेड भी लगे हुए हैं, सारे इक्विपमेंट बिल्कुल रेडी हैं, सारी दवाइयां बिल्कुल रेडी हैं। ये एकदम क्रिटिकल एरिया है, इमीडिएटली पेशेंट को ट्रीट किया जा सके यहाँ पे। रिससिटेशन एरिया, रिससिटेशन एरिया मतलब जैसे हम बीएलएस करते हैं ना, आपको पता होगा बीएलएस, वो आपने कई मूवीज में देखा होगा, वो पेशेंट के चेस्ट पे दोनों हाथ से जोर से उसको पंप करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसमें क्या होता है, रिससिटेशन होता है, पेशेंट को रिससिटेट किया जाता है, बिल्कुल वो मरने वाली हालत में होता है, बिल्कुल उसको लास्ट पॉइंट पे उसको दबाकर, मतलब हार्ट पे प्रेशर डाल के उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है, इसको बोलते हैं रिससिटेशन एरिया, रिससिटेट किया जाता है। सो इसी के लिए दो चीजें होती है, एक बीएलएस, एक होता है एसीएलएस। बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, एसीएलएस मतलब एक्यूट कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। तो शुड हैव स्पेस टू अकोमोडेट स्पेशलाइज्ड रिससिटेशन बेड, एक अलग सा बेड होता है इसके लिए कि वहां पर, ताकि सीपीआर को आसानी से किया जाए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं सीपीआर को। और 360 डिग्री 60 डिग्री से एक्सेस होनी चाहिए टू ऑल पार्ट्स ऑफ द पेशेंट फॉर फैसिलिटेटिंग प्रोसीजर्स एंड मॉनिटरिंग। इमेजिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, मतलब ऊपर एक्सरे होना चाहिए, लेड की लाइनिंग होनी चाहिए वॉल्स में एंड पार्टीशन बिटवीन द बेड्स। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सरे लगा हुआ है,
तो एक्सरे अननेसेसरी दूसरे पेशेंट को वो ना करे, तो उसमें लेड लाइनिंग लगानी पड़ती है। फिर रेडिएशन रिससिटेशन ट्रॉली होनी चाहिए, कैसे ट्रेज होनी चाहिए, एक्सरे व्यूइंग मतलब एक्सरे को देखने के लिए एक्सरे व्यूअर होना चाहिए, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग सिस्टम होना चाहिए। एंड ओटी लाइट शुड बी मेड अवेलेबल, ओटी की जो लाइट है वो होनी चाहिए। सबका सब पावर जो है शुड बी इमरजेंसी स्टैंड बाय सर्किट से होना चाहिए, ठीक है। सीलिंग अरेंजमेंट नीड टू बी केयरफुली प्लान टू दैट सर्जिकल लाइट्स, एक्सरे ट्रैक्स, कर्टेन्स होने चाहिए, आईवी रैक्स मतलब ऊपर से जहाँ पे कि वो एनएस की बॉटल को या कोई बॉटल को टांगते हैं। डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, राइट। इफ रूम नॉट डायरेक्टली विजिबल फ्रॉम द वर्क एरिया, इट शुड हैव अलार्म लाइन। अगर डायरेक्टली विजिबल नहीं है वर्क एरिया से, तो इसके पास एक अलार्म लाइन होनी चाहिए नर्सिंग स्टेशन की तरफ। स्टोरेज कैबिनेट्स होने चाहिए जिसमें ग्लास पैनल्स होने चाहिए, ताकि हमें दिख सके कि स्टोर आइटम्स में क्या क्या है और उनको देखकर निकालना आसान हो। शुड हैव O2 होना चाहिए, सक्शन आउटलेट्स होने चाहिए, पेशेंट की प्राइवेसी के लिए कर्टेन्स का ध्यान रखना है हमने। और एक एरिया कितना होना चाहिए, 30 स्क्वायर मीटर सजेस्टेड। ये देखिए रिससिटेशन एरिया किस तरीके का होता है। ऊपर पैरामीटर दिख रहा है, बेड हेड पैनल दिख रहा है, बेड दिख रहा है, वहां सक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब एरियाज यहाँ पर होते हैं। Observation word utilized for patients who have been evaluated and need extended treatment, observation, reevaluation और time consuming procedures, ठीक है। और इसमें 6 से 8 बेडेड वार्ड रेकमेंडेड है, ठीक है। पेशेंट का ऑब्जर्वेशन एरिया है, यहाँ पे सारी इमरजेंसी ड्रग है, पैरामोनिटर है, बेड के साथ में ऊपर साइड टेबल है, पिलो है, कवर है, ब्लैंकेट है, ये सब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन एरियाज है, ये देखो, ओके। और कौन कौन से स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक रूम्स होते हैं जो कि पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए होता है। ऑब्स्टेट्रिक मतलब जहां पर फीमेल जो है, प्रेग्नेंट फीमेल जो है, हु इज अबाउट टू डिलीवर द बेबी, ठीक है, उनके लिए होता है। इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट इन इवैल्यूएट किया जाता है लेबर एंड इमरजेंसी में, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी इक्विप्ड विद स्लिट लैंप होना चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए, ठीक है। ये एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी में ज्यादा यूज होता है। और जो भी नेसेसरी होनी चाहिए डेंटल रूम के लिए, एक चेयर होनी चाहिए, डिकंटामिनेशन रूम होना चाहिए, तो मतलब उसमें फ्लेक्सिबल होज शावर होना चाहिए, ताकि क्या इजीली डिकंटामिनेट किया जा सके इस एरिया को। सपोर्ट एरियाज कौन कौन से होते हैं बात कर चुका हूं मैं, रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी, ईसीजी। सपोर्ट एरिया में जैसे मतलब रेडियोलॉजी आप बिल्कुल उसी फ्लोर पे होना चाहिए, बिल्कुल इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। साइज एंड फैसिलिटी डिपेंड ऑन द रिलेशन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट until the latter is just adjacent to the a satellite X-ray unit required, ठीक है। और जो कि है एक्सरे यूनिट का 300 से 500 MA यूनिट का रेकमेंडेड होता है एक्सीडेंटल इमरजेंसी में। लेबोरेटरी में क्या है, एन इमरजेंसी फैसिलिटी फॉर परफॉर्मिंग रूटीन के बेड एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, बैक्टीरियल स्मीयर्स, ये सब जो होता है ये इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए वहां से, जो कि किया जा सके। ब्लड बैंक होना चाहिए क्लोजली रिलेटेड टू और इजी एक्सेस टू ब्लड बैंक इज रिकमेंडेड। ड्यूटी रूम, a 9 square meter room with bed, chair, desk, lockers, toilet, telephone is required, ठीक है। स्टोरेज एरिया, an area oblique alcove for mobile equipment, mobile x-ray, crash cart, ventilators, etc. and for storing clean instruments, linen, drugs, IV fluids. Janitors closet होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में ऑफिस फॉर डायरेक्टर्स, ऑफिस फॉर मेट्रन, कॉन्फ्रेंस हॉल स्पेशली फॉर टीचिंग इंस्टीट्यूट। पेंट्री होना चाहिए 7 स्क्वायर मीटर, पेंट्री एडिक्वेट फॉर प्रोवाइडिंग हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड बेवरेज। कम्युनिकेशन रूम होना चाहिए, सेक्रेटरी ऑफिस होना चाहिए। कोर टाइप लेआउट क्या है, कोर टाइप का होता है ट्रीटमेंट स्पेसेस सिचुएटेड अराउंड द सेंट्रल पॉइंट, मतलब बीच में एक एरिया होता है और उसके चारों तरफ जो है ट्रीटमेंट के स्पेसेस होते हैं। आइडियली देयर इज अ कॉरिडोर आउटसाइड द ट्रीटमेंट एरिया थ्रू विच द पेशेंट एंटर द क्यूबिकल्स। सपोर्ट रूम, प्लास्टर कास्ट रूम, obstetrics and gynae room are along the periphery of the corridor, ठीक है। ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स फॉर इमरजेंसी डिपार्टमेंट पर्सनल, ताकि इजीली उनके लिए मूव करने के लिए
जगह मिल सके। ये जो जितना भी एरिया होता है एक्स्ट्रा जितना भी एरिया होता है, कॉरिडोर्स होता है, वहां पे इजीली वो मूव कर सके। देखो कोर डिजाइन में क्या है, बीच में हमारे पास में क्या है, बीच में नर्सेस का वर्क स्टेशन है, और फिर चारों तरफ क्या है, पेशेंट के हमने रूम्स बना रखे हैं, क्यूबिकल्स बना रखे हैं, रूम्स में क्यूबिकल्स। लेआउट अरीना टाइप होता है, essentially a core plan design without the periphery corridor provides a good view of all the cubicles। दूर से दिख जाता है, लेस फटीग होता है, बेस्ट suited for emergency department that are smaller in size। ठीक है, इस तरह से होता है। I hope you can see that। Okay, now corridor type, many variants possible depending upon the size of the department। Desirable plan for large emergency departments, separate space is provided for each specialty। ठीक है, ये कॉरिडोर टाइप है, मतलब एक कॉरिडोर बना हुआ है, वहां से लेफ्ट राइट जो है दोनों तरफ जो है पेशेंट्स को हमें ले सकते हैं। और जो है इधर जो है कॉरिडोर के बिल्कुल एक साइड में, on one side of the corridor we have a nurse station। यहाँ पे you can see। So two-way radio communication with एम्बुलेंस से रेगुलरली कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हॉटलाइन होनी चाहिए, और ये कम्युनिकेशन रेगुलरली पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अटैच्ड होनी चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या है, ओटी, आईसीयू, मेन एंट्रेंस एरिया, रिससिटेशन एरिया शुड बी एयर कंडीशन, ये तो प्रॉपर्ली होनी चाहिए। 300 लक्स की लाइटनिंग होनी चाहिए जनरल एरिया में, 1100 लक्स की लाइटनिंग होनी चाहिए एग्जामिनेशन एरिया में, और एक रेगुलरली स्टैंड बाय सप्लाई होनी चाहिए, शुड बी प्लान्ड फॉर एसेंशियल एरियाज, प्रेफरेबली फॉर द होल डिपार्टमेंट, एंड यूपीएस होना चाहिए जो कि एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। ठीक है, anything which you would like to ask about this is what we have covered of the accident and an emergency area। So we will move on to the next thing, that is not OPD। we're going to सही, talk कल about स्टार्ट करें हैं, ये कल स्टार्ट करें, थोड़ा वो था इमरजेंसी भी। अच्छा आईपीडी कल स्टार्ट करना है, तो हम कल या परसों में एक क्लास रख लेंगे। ठीक है, नए टॉपिक है ना, तो उससे सही रहेगा, क्योंकि टाइम भी अच्छा चलो ठीक है। हो गए, तो बीच में ना टॉपिक को छोड़ने में से लिसन एक काम करते वो हैं, फॉरगेट हो जाता है, दिमाग से मिस हो जाता है सर। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 10 मिनट जो है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसी को ही। ठीक है, जी 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 ठीक है, नया टॉपिक नए डे से सर, ठीक है। हाँ, नए टॉपिक नए डे से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक बार से दोबारा से खोल लेता हूँ पीपीटी उसकी। ठीक है, चलो हम ऐसी नॉर्मल कॉमन सेंस से ही बात करते हैं, विल टॉक अबाउट इट इन द कॉमन सेंस वे। तो दोबारा से बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है अगेन ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर के वहां पे होना चाहिए जहां से कि ओटी आईसीयू लैब डायरेक्ट हो सर, बैक गेट हो या फ्रंट गेट हो सर, जहाँ पे क्राउड एरिया नहीं हो, डॉक्टर्स टीम बिल्कुल पास में हो, बिल्कुल डॉक्टर की टीम पास में हो सर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट का ही। और सर उसमें सर फिर एक 3 टाइप्स के वो आए थे, येलो सॉरी रेड येलो एंड ग्रीन। येलो रेड टैग मींस ये रेड येलो ग्रीन। रेड टैग का मतलब इट्स एन इमरजेंसी, इट्स पेशेंट जो है इस पोजीशन में है कि कभी भी कोलैप्स कर सकता है, डेड हो सकती है, बहुत इमरजेंसी है। फिर आता है सर येलो टैग के लिए 15 to 30 मिनट्स हम वेट कर सकते हैं पेशेंट्स, अगर डॉक्टर्स आ रहा है तो उसका हम वेट कर सकेंगे। फिर आता है सर रेड और ग्रीन, फिर वो 30 to 60 मिनट्स हाँ स्टेबल है थोड़ा बहुत, मतलब चल जाएगा काम हमारा, अगर हमारे जैसे डॉक्टर किसी और क्लिनिक में या कहीं और 30 to 40 मिनट। हाँ जी, जी 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 हाँ जी।
और ब्लैक टैग किस लिए होता है? ब्लैक टैग किस लिए होता है? मोमिन, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ जी, ब्लैक टैग किस लिए होता है? ब्लैक टैग सर स्टेबल, हाँ जी। नहीं सॉरी सर, डेड। हेलो सर, हाँ आवाज। हाँ बताओ। हाँ बताओ, ब्लैक टैग किस लिए होता है? ब्लैक टैग स्टेबल नहीं है, डेड के नहीं लिए। नहीं नहीं, ब्लैक टैग होता है जो पेशेंट की, जिस पेशेंट की डेथ हो गई है, ठीक है। डेथ डेथ ना सर, डेड ना। हाँ हाँ, डेथ डेथ हो चुकी है, वो ब्लैक, वो ब्लैक टैग, ब्लैक। ठीक है। अच्छा, और बताओ जी। मेरे को yes। कि वहां पर जो है जो इसकी एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए इमरजेंसी की? फ्रंट डोर से सर डायरेक्टली होना चाहिए, नहीं नहीं, मतलब या बैक कॉमन बैक एंट्रेंस गेट होनी होता चाहिए। सर एक इसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट का, लेकिन दो डोर नहीं, होती हैं सुनो सर सुनो सुनो, इसके लिए, कि मतलब मेरी क्राउड बात नहीं सुनो, हो मेरी बात डायरेक्टली। सुनो। यस सर। डायरेक्ट एक्सेस तो होना ही चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो जो इसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस वो कॉमन एंट्रेंस होनी चाहिए, शेयर्ड एंट्रेंस होनी चाहिए, या फिर सेपरेट एंट्रेंस होनी चाहिए? नहीं सर, सेपरेट प्राइवेट। अच्छा, और यहाँ पर दूर से दिखने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए कि दूर से बाहर रोड से दिख जाए मेरे को कि भाई मतलब ये इमरजेंसी है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? दोनों में लिखा होता है, एक इमरजेंसी एक आपातकालीन डिपार्टमेंट लिखा हाँ होता हाँ है, वार्ड। हाँ हाँ, मतलब तो जो नॉर्मल बड़ा दो। रेड लाइन से, रेड उस पे लिखा, रेड मतलब चीज पे लिखा होता है, व्हाइट उस पे, कि आपातकालीन ठीक डिपार्टमेंट। ठीक 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 है। और ये रात में दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? जी सर। रात में दिखे तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? भाई जिसमें लाइटिंग होती है। लाइटिंग। चलो ठीक है। हम्म। अब मुझे बताओ, एक्यूट इलनेस क्या होती है और क्रोनिक इलनेस क्या होती है? सर एक्यूट लेंस होता है कि पेशेंट, इट्स पेशेंट मतलब एडमिट है, वो अचानक से उसकी मतलब तबीयत बिगड़ती है, जैसे वेरी आईसीयू गुड, डिपार्टमेंट में वेरी होते गुड, हैं, या वैसे नॉर्मली वेरी एडमिट गुड। थे तो घर पे भी उस हो पे जो सकता है पेशेंट की एक्यूट तबीयत इलनेस जो बिगड़ती सडनली, है, घर पे भी वेरी हो सकता गुड, है सर, कभी भी सडनली उसकी इमरजेंसी आ तबीयत सकती है खराब वो हो तो। जाए। जी जी। हाँ, जैसे, वो हाँ एक्यूट ना, में आता है। जैसे एक्यूट होता है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, सडनली एकदम से पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, ठीक है। और जी। दूसरा होता है क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस मतलब टॉनिक। क्रोनिक क्रोनिक क्रोनिक। क्रॉनिक इट्स सर मतलब बीमारी चल रही थी आई थिंक, हाँ, जैसे पुरानी एग्जांपल बीमारी। बताओ कोई इसका। सर पुरानी बीमारी से मतलब सर लंग्स की जो बीमारी होती है कि उसको ले लिए, टीवी ले लिए, कैंसर ले लिए। कैंसर, कैंसर हो गया, बीपी कैंसर हो हो गया, टीवी टीवी गया। हो गया सर। और सर नमूनिया भी कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये चीजें ऐसी क्रोनिक नमूनिया नहीं है। होती है, ठीक है। मतलब हाँ, ये थोड़ा उसके बाद में आता है, बट हाँ डेंगू बेहतर सर। क्या होगा? हाँ, बीपी, डायबिटीज, बीपी, है ना, बीपी कार्डियक, डायबिटीज, कैंसर। कार्डियक कैंसर हो हाँ सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट जैसा डिपार्टमेंट से हाँ हो हाँ सकता है। हाँ, ठीक ठीक है ये ठीक हो है सकते हैं। ठीक है, गुड 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 गुड। अच्छा और सर, मुझे सर वो बताइए, और सर वो जो दो बेड के डिस्टेंस जो है बीच में, वो कितना होना चाहिए सर? हम्म, इसमें 2.4 आई मीटर थिंक सर लिखा वो है, बता था। 2.4 मीटर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, एक रूम का सर मतलब कितना पोर्शन होना चाहिए? जैसे मैं एक रूम प्राइवेट रूम ले रहा हूँ मैं, तो उसका कितना नहीं, मिनिमम कितना होना चाहिए? अगर हॉस्पिटल को देगा वो, कितना वो पूरा तो साइज देखो, कितना होता है वो सर उस रूम का? देखो सुनो, ये तो कम्प्लीटली क्या है, हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि उसका कितना एरिया बनाना है। वो छोटा रूम भी बना सकते हैं और बड़ा रूम भी बना सकते हैं, अच्छा, ठीक इसमें है। कोई वो नहीं है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मतलब जो बीआईएस ने स्टैंडर्ड बोला हुआ है, वो बोला है कि 1.8 स्क्वायर, मतलब 80 स्क्वायर मीटर, 80 हम्म। स्क्वायर मीटर का जो एरिया है, वो पर बेड के लिए डेडिकेट किया जाना चाहिए। उन्होंने वार्ड के हिसाब से बताया हुआ है, क्योंकि उनके हिसाब से प्राइवेट रूम अगर बना रहे हो तो आपकी मर्जी है, तो वो कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। कम से कम इधर और 80 स्क्वायर मीटर होना चाहिए जगह। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर कॉरिडोर का?
कॉरिडोर का देखो कॉमन सेंस लगाएंगे हम, कॉरिडोर इतना बड़ा होना चाहिए कि 2 ट्रॉलीज एक साथ आ सके, कोई पेशेंट आ रहा है कोई जा रहा है ना, तो फिर तो मतलब या तो एक ही आ जाए, आ पाएगा, तो इतना बड़ा कॉरिडोर होना चाहिए जिसमें कि दोनों ट्रॉली आ सके। समझ में आ गया आपको कैसे? यस सर। है ना? देखो हमें मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को स्टैंडर्ड से ज्यादा हमें कॉमन सेंस लगा के पढ़ना है। ठीक है कि कॉमन सेंस ये होती है, तो कॉमन सेंस को उस हिसाब से हमको यूटिलाइज करना 2 ट्रॉली एक साथ इमरजेंसी वार्ड से या फिर किसी वार्ड से हाँ, पेशेंट निकल चुके कहीं पे भी नॉर्मल अगर कोई कॉरिडोर भी है, अगर हैं। हॉस्पिटल में कोई तो सर कॉरिडोर भी है, एक ट्रॉली सर कितने फीट की होती होगी, मीटर की होती होगी? ये ये जो है 3 फुट की होती है, 3 या 4 फुट की होती है एक 4 फुट ट्रॉली। की एक ट्रॉली, मतलब हाँ 4 3 दूनी से 8, 4 फुट की है। और 2 हाँ लोग तो बीच में भी 8 फीट निकलने होना चाहिए, चाहिए। लगभग 10 फीट की मान लें सर। नहीं 10 फीट की नहीं, 8 फीट इज ओके, 8-9 8 फीट, फीट, मतलब हाँ 8 मतलब चलो 10 मान लो, ठीक है 10 मान लो। वैसे मोटा मोटा 3 10 फीट मान लेते 3 हैं। फुट का होता है, 3.5 फुट का होता है, तो 3.5 7 फुट, 7 और एक 1 फीट बीच में तो सर थोड़ा सा वैसे और भी एक्स्ट्रा लगा होना लो। चाहिए ना। हाँ हाँ, तो आप 9 1-2 फीट फुट की एक्स्ट्रा लगा लो, तो मतलब 8-9 फीट होता है, सही। इतना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ताकि क्या है, दोनों ट्रॉली इजीली निकल जाए। यस अगेन ये कॉमन सेंस है, इसमें कुछ आपको ये नहीं करना है कि भाई मतलब कि बहुत ही मुश्किल से चीज है ये, अगेन इट्स नो सर। वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल चीजें होती हैं सबके सब। यस ठीक है। और बाकी हॉस्पिटल में ये इमरजेंसी में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए कंपलसरी, जैसे कि ऑक्सीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है सबसे मैन तो सर। और वहाँ और पे सर वो सीपीआर के लिए CPR। सक्शन, देखो सक्शन होना चाहिए, सक्शन। ठीक है, ओके सर। ठीक है, और सर इमरजेंसी दवाइयां होनी चाहिए सारी इमीडिएटली नॉर्मल अवेलेबल। है मेडिसिन। यस सर। है ना? एंड सर है वो ना? जो इमरजेंसी वार्ड है वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जो दवाइयां हैं वो सारी की सारी, ऐसा नहीं है कि एक्सपायर्ड ड्रग्स होनी चाहिए, एक्सपायर्ड कोई ड्रग नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल दवाइयां होनी चाहिए। ठीक है, वैलिड वैलिड मतलब जो वैलिड अब होनी एक्सपायर्ड ना चाहिए। हो, वैलिड दवाइयां हो। ठीक है, वैलिड हो। और और सर ऑक्सीजन होना और चाहिए, पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस लैब और ट्रामा, मतलब ये पास जो में होना चाहिए। सीटी स्कैन वगैरह ये सब बिल्कुल बराबर में होना चाहिए, ताकि पेशेंट्स को बिल्कुल एकदम से एडजस्ट करा बिल्कुल जा बिल्कुल सके। बिल्कुल बिल्कुल। जी गुड। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। यस सर, आ गया सर, जब ही बता दिए आपको सब कुछ। ठीक है।